नमस्कार। आज हम 2001 की हिंदी फिल्म अशोका पर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। जी। हमारे सामने इस फिल्म से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, मतलब कहानी का सार, कुछ अहम दृश्यों का विश्लेषण और व्याख्यात्मक नोट्स भी हैं। हाँ। आज का इरादा है इस फिल्म की कहानी की परतों को खोलना, किरदारों के जज्बाती उतार चढ़ाव को समझना और इसके पीछे छुपे संदेश तक पहुंचना। बिल्कुल। ये महज एक पीरियड ड्रामा नहीं है, बल्कि एक सम्राट के अंदरूनी सफर की कहानी है। जी। युद्ध और जीत की हवस से शांति और करुणा की खोज तक का सफर। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि फिल्म मौर्य सम्राट अशोक के जीवन के एक अहम हिस्से से प्रेरित जरूर है, पर यह कोई ऐतिहासिक दस्तावेज होने का दावा नहीं करती। अच्छा। इसे काफी नाटकीय और रोमांटिक अंदाज में बनाया गया है, जिसमें कल्पना का भी काफी हिस्सा है। तो हम इसे इतिहास की किताब की तरह नहीं बल्कि एक कलात्मक पेशकश के तौर पर देखेंगे, जो ऐतिहासिक किरदारों और घटनाओं का इस्तेमाल अपनी कहानी कहने के लिए करती है। सही। तो फिर शुरुआत करते हैं अशोक के शुरुआती जीवन से, जैसा फिल्म में दिखाया गया है। हाँ। फिल्म हमें बताती है कि महान सम्राट अशोक, जो बाद में शांति के प्रतीक बने, पहले एक बेहद महत्वाकांक्षी और कुछ हद तक बिरहम योद्धा थे। कहानी हमें ईसा पूर्व 3री सदी में ले जाती है और परिचय होता है युवा राजकुमार अशोक से, जिसे शाहरुख खान ने निभाया है। वो तेज है, जोशीला है और युद्ध के मैदान में नाम कमाना चाहता है। अशोक का किरदार शुरू से काफी पेचीदा लगता है। सम्राट बिंदुसार के बेटे होने के नाते उनमें शाही गुण तो हैं, तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर हैं, लेकिन साथ ही उनमें एक बेचैनी है, एक गुस्सा है। और महल की राजनीति वो तो उबल ही रही है। उनके सौतेले भाई, खासकर सुसीम, उन्हें सिंहासन के रास्ते का कांटा समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। और लगातार उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। ऐसे में उनकी माँ धर्मा का उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित होना वो तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। और इसी तनाव और साजिशों के माहौल से दूर करने के लिए माँ धर्मा अशोक को कुछ समय के लिए मगध से चले जाने को कहती हैं। हाँ। यहीं अशोक अपनी असली पहचान छुपाकर पवन नाम अपनाते हैं और एक आम सैनिक के भेष में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। पवन। हाँ, ये सिर्फ महल की राजनीति से बचना नहीं था, बल्कि शायद अनजाने में ही ये उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। कह सकते हैं एक तरह से नियति। हाँ, और इसी यात्रा के दौरान पवन के रूप में अशोक पहुंचते हैं कलिंग समुद्र किनारे बसा एक शांत और खूबसूरत राज्य कलिंग। यहीं उनकी मुलाकात होती है राजकुमारी कौरवा की और उनके छोटे भाई राजकुमार आर्या से। करीना कपूर ने कौरवाकी का किरदार निभाया है। जी। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों भी अपनी पहचान छिपाकर जी रहे हैं। उनके माता पिता यानी कलिंग के राजा रानी की हत्या राज्य के ही एक गद्दार सेनापति भीमा ने करती है। भीमा। और वे दोनों जान बचाकर भागे हुए हैं। हाँ, और उनकी पहली मुलाकात, जैसे कि अक्सर फिल्मों में होता है, थोड़ी नोक-झोंक भरी है। हाँ। कौरवाकी पवन को एक आम, शायद थोड़ा घमंडी, घुमक्कड़ समझती है, लेकिन जब पवन उन्हें और आर्या को भीमा के भेजे हत्यारों से बचाता है तो स्थिति बदल जाती है। बिल्कुल। यहाँ से भरोसे की नींव पड़ती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। ये बचाव सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी उन्हें करीब लाता है। फिर हम देखते हैं कि जंगल की खूबसूरत लोकेशन में उनका प्यार कैसे पनपता है। तलवारबाजी सीखते सिखाते, हंसी मजाक करते हुए, अपने सपने एक दूसरे से बांटते हुए। हाँ, वो हिस्सा काफी रोमांटिक है। फिल्म का ये हिस्सा बहुत रोमांटिक है और सैनसना या रात का नशा जैसे गाने उनके इस बढ़ते हुए प्यार और जुनून को पर्दे पर उतारते हैं। संतोष सिवन की सिनेमेटोग्राफी यहाँ कमाल की है ना? बिल्कुल कमाल की। प्रकृति जैसे उनके रोमांस का हिस्सा बन जाती है। सही। और इसी दौरान वो यादगार लम्हा आता है जब वे एक झरने के पास प्रकृति को गवाह मानकर, एक तरह से कह सकते हैं, प्रतीकात्मक विवाह कर लेते हैं। हाँ। हमेशा साथ निभाने का वादा करते हैं। यहीं पर अशोक कौरवाकी को अपनी तलवार सौंपता है, जिस पर उसका असली नाम अशोक खुदा हुआ है। अशोक। ये सिर्फ एक तलवार नहीं रह जाती, ये उनके रिश्ते, उसके भरोसे और अशोक की असली पहचान का प्रतीक बन जाती है, जिसे कौरवाकी अभी तक नहीं जानती। वो जानती नहीं। मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती। अशोक को मगध से खबर मिलती है कि उनकी माँ धर्मा की तबीयत ठीक नहीं है या शायद वो किसी खतरे में है। हाँ, वो संदेश की तात्कालिकता को देखते हुए अशोक को फौरन मगध लौटना पड़ता है। वो कौरवाकी से जल्द वापस आने का वादा करके निकल जाते हैं।
यहाँ दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानी में अब एक मोड़ आने वाला है। और ठीक वैसा ही होता है। अशोक के जाने के तुरंत बाद भीमा के सैनिक कौरवाकी और आर्य पर फिर हमला कर देते हैं। ओह, इस बार आर्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है और भागने की आपाधापी में दोनों भाई बहन बिछड़ जाते हैं। कहानी में एक और दुखद मोड़ तब आता है जब कौरवाकी को किसी तरह ये यकीन हो जाता है कि पवन, मतलब जिसे वो अशोक नहीं जानती, हाँ, वो इस लड़ाई में मारा गया है। टूटे दिल के साथ वो फिर अकेली रह जाती है और छिपने को मजबूर हो जाती है। कितनी दुखद बात है। उधर जब अशोक मगध पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि माँ खतरे से बाहर है, लेकिन महल में सत्ता का संघर्ष वो तो चरम पर है। हाँ, वहां तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। उनका सौतेला भाई सुसीम सिंहासन हथियाने की फिराक में। माँ पर हुए हमले की खबर और दरबार में चल रहे इस धोखे को देखकर अशोक का सब्र टूट जाता है। उसका गुस्सा अब सिर्फ भाइयों के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ नजर आता है। यहीं से हम अशोक के किरदार में एक बड़ा बदलाव देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक अहम बदलाव नजर आता है। अशोक अब पहले वाला भावुक राजकुमार नहीं रहा। वो बेहद निर्ममता से जवाबी कार्रवाई करता है। अपने दुश्मनों और साजिश करने वालों को बिना किसी रहम के खत्म कर देता है। सुसीम के समर्थकों को कुचलकर वो मगध की सेना पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेता है। पूरा नियंत्रण? ये सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना नहीं है, ये उसके व्यक्तित्व का रूपांतरण है। प्यार में डूबे पवन से क्रूर सम्राट अशोक बनने का सफर। उसका चेहरा सख्त हो जाता है, आंखों में एक ठंडी ज्वाला दिखाई देती है। हाँ। लोग उसे अशोक द फियर्स कहने लगते हैं। हाँ। और ये बदलाव इतना गहरा होता है कि खुद उसकी माँ धर्मा भी उसे देखकर डर जाती हैं। वो उसे चेताती भी हैं, कहती हैं तुमने दुनिया जीत ली अशोक, लेकिन तुम अपनी आत्मा हार रहे हो। ये बहुत शक्तिशाली संवाद है। ये संवाद बहुत मायने रखता है। लेकिन उस वक्त अशोक सत्ता, महत्वाकांक्षा और शायद बदले की भावना में इतना डूब चुका है कि माँ की बात भी उस पर असर नहीं करती। वो अंधा हो चुका है एक तरह से। हाँ, सम्राट बनने के बाद अशोक रुकता नहीं है। वो अपने साम्राज्य को फैलाने की मुहिम पर निकल पड़ता है। एक के बाद एक राज्य जीतता जाता है और विरोध करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरतता। उसका अगला निशाना बनता है कलिंग, वही राज्य जिसने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया था। और विडंबना देखिए, यही वो जगह है जहां उसे कभी प्यार मिला था, जिसका उसे अब कोई ख्याल नहीं। और त्रासदी की बात यह है कि अशोक इस बात से पूरी तरह बेखबर है कि कौरवाकी जिंदा है और अब वो कलिंग की रक्षा करने वाले योद्धाओं में शामिल है। अपने अहंकार और शायद पुराने अपमान के बोध से प्रेरित होकर अशोक कलिंग पर पूरी ताकत से हमला करने का हुक्म देता है। उसे लगता है कलिंग को सबक सिखाना जरूरी है, अपनी ताकत दिखानी जरूरी है। हाँ, वो ईगो। और फिर शुरू होता है कलिंग का युद्ध, भारतीय इतिहास की सबसे रक्तरंजित लड़ाइयों में से एक। हाँ, बहुत भयानक युद्ध था वो। फिल्म इस युद्ध की भयावहता को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हजारों सैनिक मारे जाते हैं, धरती खून से लाल हो जाती है। स्क्रीन पर धुआं, आग, तीरों की बौछार, तलवारों की खनक और मौत का तांडव सब दिखाई देता है। संतोष सिवन की सिनेमेटोग्राफी यहाँ युद्ध के दर्द को और उसकी विभत्सता को बहुत प्रभावशाली ढंग से पेश करती है। बिल्कुल। और इसी मैदान जंग में कौरवाकी भी एक योद्धा राजकुमारी की तरह लड़ती हुई नजर आती है। हाँ, वो भी लड़ रही है। युद्ध खत्म होता है, कलिंग हार जाता है, तबाह हो जाता है। सम्राट अशोक अपनी जीत का जश्न मनाने या शायद अपनी ताकत का नजारा देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान का मुआयना करने निकलते हैं। लेकिन वो जो देखते हैं वो जीत का मंजर नहीं बल्कि इंसानी तबाही का समंदर है। चारों तरफ लाशें बिछी हैं, सैनिकों की, आम मर्दों, औरतों, बच्चों की। कलिंग एक विशाल शमशान में बदल चुका है। दिल दहलाने वाला मंजर। और तभी उस बर्बादी और मौत के मंजर के बीच अशोक की नजर पड़ती है कौरवाकी पर। वो बुरी तरह घायल है, लगभग बेजान सी पड़ी है, धूल और खून में लथपथ, और उसके हाथ में कसकर पकड़ी हुई है वही तलवार जिस पर अशोक खुदा हुआ था। वही तलवार जो उसने कभी अपने प्यार की निशानी के तौर पर दी थी। वो एक नजर अशोक को अंदर तक हिला देती है। उसे जैसे एक बिजली के झटके की तरह एहसास होता है कि उसने क्या कर डाला है। सब कुछ बिखर जाता है उसके लिए। हाँ, उसने सिर्फ एक राज्य नहीं जीता बल्कि उस जगह को तबाह कर दिया जहां उसे जिंदगी का सबसे अनमोल एहसास मिला था, प्यार। और उस औरत को मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया जिसे वो शायद सबसे ज्यादा चाहता था। वो टूट जाता है, घोड़े से उतरकर घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसकी चीख सिर्फ दुख की नहीं बल्कि गहरे अपराध बोध और हताशा की है। मैं जीत गया,
पर मैंने सब कुछ खो दिया। ये फिल्म का क्लाइमैक्स है। हाँ, ये फिल्म का और अशोक के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ है। निश्चित रूप से ये वो क्षण है जो अशोक को हमेशा के लिए बदल देता है। ये सिर्फ एक भावनात्मक टूटन नहीं है, ये एक गहरा आत्ममंथन है। सही कहा। वो अपनी खून से सनी तलवार को दूर फेंक देता है, जैसे वो हिंसा के प्रतीक से ही नफरत करने लगा हो। वो चीखता है, बस, अब और नहीं। बस। युद्ध की विभीषिका, लाशों के ढेर और कौरवाकी की हालत देखकर वो हिंसा के रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करता है। इसके बाद ही वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की ओर मुड़ता है। बुद्ध की शिक्षाएं उसे क्षमा, अहिंसा और मन की शांति का रास्ता दिखाती हैं। हाँ, वो अशोक जो कल तक तलवार के दम पर डर फैलाकर शासन कर रहा था, अब करुणा और धम्म यानी नैतिकता, सच्चाई और कर्तव्य के रास्ते पर चलने का प्रण लेता है। और अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इतिहास में वो इसी रूप में जाने जाते हैं, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक। देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक यानी देवताओं का प्रिय जो सबका भला चाहता है। वो सिर्फ अपने विशाल साम्राज्य में ही नहीं बल्कि सरहदों के पार भी शांति, सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश फैलाते हैं। हाँ, वो दूध भेजते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूध भेजते हैं, जन कल्याण के काम करते हैं, शिलालेखों के जरिए अपने धम्म के सिद्धांतों को प्रसारित करते हैं। फिल्म का अंत भी इसी बदलाव को दिखाता है। अशोक युद्ध भूमि से दूर जा रहा है, अपनी तलवार वहीं पीछे छोड़कर। वो तलवार छोड़ देता है। ये एक शक्तिशाली प्रतीक है, योद्धा अशोक का अंत और शांतिदूत अशोक का जन्म। पीछे से कथावाचक की आवाज आती है, अशोक वो योद्धा जिसने राज्यों को जीता, अंततः खुद को जीत लिया। खुद को जीत लिया। तो इस सब का निचोड़ क्या है? चलिए इस पहलू को थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये फिल्म कई गहरे सवाल उठाती है। हाँ, कई सारे। शक्ति और इंसानियत के बीच का टकराव, प्यार और युद्ध की विपरीत दिशाएं, महत्वाकांक्षा का नशा और करुणा की ताकत। अशोक का ये जो व्यक्तिगत बदलाव है, यही फिल्म की आत्मा है। बिल्कुल। बेशक संतोष सिवन, जो खुद एक बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर हैं, उन्होंने फिल्म को विजुअली बहुत खूबसूरत बनाया है। बहुत सुंदर। चाहे वो झरने के पास के रोमांटिक दृश्य हों या कलिंग युद्ध के दर्दनाक और भव्य दृश्य, अनु मलिक का संगीत भी कहानी के मूड को पकड़ता है। हाँ, संगीत भी बहुत अच्छा है। सैन सामना और रात का नशा जैसे गाने जहां रोमांस को भारते हैं, वहीं रोशनी से गीत अंत में अशोक के बदलाव और शांति की तलाश को दर्शाता है। वो रोशनी से गाना बहुत प्रभावी है अंत में। और अभिनय की बात करें तो शाहरुख खान ने अशोक के किरदार के अलग अलग शेड्स को, वो जुनूनी आशिक, क्रूर योद्धा और फिर पछतावा में डूबे सम्राट, काफी असरदार तरीके से पेश किया है। हाँ, उन्होंने वो रेंज दिखाई है। उनके चेहरे पर वो बदलाव देखना दिलचस्प है। वहीं करीना कपूर ने कौरवाकी के रूप में सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी नहीं बल्कि एक साहसी और जुझारू स्त्री का किरदार निभाया है। हाँ, उनका किरदार भी मजबूत है, जो जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठा सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अशोका 2001 सिर्फ एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली प्रेम कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। कहीं ज्यादा। ये एक इंसान के अंदर की लड़ाई, सत्ता के अंधे लालच और अंत में खुद पर विजय पाने की कहानी है। ये इस बात को रेखांकित करती है कि असली जीत जंग के मैदान में नहीं बल्कि मन के अंदर शांति और करुणा को पा लेने में है। सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। ये फिल्म इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का सामूहिक विनाश से क्या रिश्ता है। ये बड़ा सवाल है। क्या हमारे बाहरी कर्म हमारे अंदरूनी संघर्षों का ही प्रतिबिंब होते हैं? और सबसे अहम सवाल, सम्राट अशोक का सदियों पुराना शांति, सहिष्णुता और करुणा का संदेश। हाँ, आज की इस उलझी हुई, अक्सर बंटी हुई दुनिया में कितना प्रासंगिक है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या इतिहास हमें वाकई कुछ सिखाता है या हम वही गलतियां दोहराते रहते हैं? ये सोचने वाली बात है।